हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, आज हमारी जो क्लास होने वाली है वो हॉब्स के ऊपर होने वाली है, जिसमें हमने अभी तक वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में कन्फ्यूशियस, प्लेटो, अरिस्टोटल, मैकियावेली, ठीक है, चार थिंकर्स को हमने स्टडी कर लिया है। और आज की जो हमारी क्लास होगी वो थॉमस हॉब्स के ऊपर होगी। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हमारा यह कोशिश रहेगा अब कि दिसंबर के एग्जाम तक, ठीक है, दिसंबर के पेपर तक हम कोशिश करेंगे कि कम से कम 7 से 8 यूनिट कवर कर लें। ठीक है, हमने अभी 1 यूनिट कवर किया है और हमने एक मैराथन क्लास में फॉरेन पॉलिसी को पूरा कंप्लीट किया है, और जिसमें से यह भी देखा गया है कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स के थ्रू ये पता चला कि जो फॉरेन पॉलिसी के क्वेश्चन थे वो उसमें से काफ़ी कुछ क्वेश्चन मिलते जुलते थे, काफ़ी जो मैंने पढ़ाया था उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम कोशिश करेंगे कि दिसंबर के एग्जाम तक अपना 7 से 8 यूनिट कम से कम कवर कर लें। ठीक है, और कोशिश यह भी रहेगी कि कुछ जो चीज़ें कवर नहीं हो पाएंगी दिसंबर तक वो जून वाले टारगेट में हम लेके चलेंगे। बट यहाँ पर हमारा उद्देश्य क्या है कि एक अभी मान लो एग्जाम अभी हमारा 100 डेज बचा हुआ है। ठीक है, दिसंबर को अगर जो भी बच्चे दिसंबर के लिए प्रिपरेशन अपना जारी रख रहे हैं उनके लिए मान के चलिए कि अपना 100 दिन का टाइम है आपके पास। तो 100 दिन के टाइम में आप अपनी स्ट्रेटजी बना के चलें। जिनको ये लग रहा है कि उनका पेपर 4 सितंबर में सही नहीं गया है वो अभी से आज से ही अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें और अपना 100 डेज का शेड्यूल बना के चले, जिसमें से उनको 3 से 4 घंटे आपको फर्स्ट पेपर के लिए भी देना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद 5 से 6 घंटे आप सेकेंड पेपर के लिए रखेंगे और डेली कम से कम 3 से 4 घंटे आप जो है प्रैक्टिस सेट के लिए रखेंगे। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट में घंटों को मत रखिए, इसमें आवर्स को। आप प्रैक्टिस सेट में आप डेली 100 क्वेश्चन से लेकर के 200 क्वेश्चन के बीच में आप अपना एक टारगेट बना के चलिए कि हमें इतने क्वेश्चन डेली करने हैं। ठीक है, एक तो आपको ये पता चलेगा कि इस टेस्ट सीरीज से हमारी क्या गलतियां हो रही हैं, हम कहाँ कहाँ गलती कर चुके हैं और हमें क्या क्या चीज़ें समझ में नहीं आई अभी तक। टेस्ट सीरीज लगाने का ये फायदा होगा। फिर दूसरी बात, आपको एनालाइज करना है कि आपने जो 4 सितंबर का पेपर दिया है उसमें आपने कहाँ गलती की, कौन से ऐसे टॉपिक थे जहां से क्वेश्चन आपने गलत किया या फिर आपको क्वेश्चन नहीं आते थे। ठीक है, उसको आप एक पेज पर अपना एनालिसिस बनाइए। ठीक है, कि कौन कौन सी चीज़ें आपको नहीं आ रही हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, उस केवल उसी टॉपिक को फोकस करना है। जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं केवल उसी टॉपिक को आपको फोकस करना है। जो चीज़ें आपको अच्छे तरीके से तैयार है उसको आप बार बार रिवीजन नहीं करेंगे, उसको आप हफ्ते में या महीने में एक बार आप रिवीजन करेंगे। ठीक है, ये 1 मंथ में वन टाइम आप रिवीजन रखो उसको। फिर आप डेली कम से कम 100 क्वेश्चन या 200 क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें भी आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ ऐसे टॉपिक्स दिखेंगे जहां से आपकी गलतियां होंगी। ठीक है, तो आप उस टॉपिक को भी नोट डाउन करते जाइए। तो इससे क्या होगा कि आपका एक टाइम आएगा कि 100 दिन के अंदर आपका बहुत मतलब एरर जो है वो 10% रह जाएगा। ठीक है, आप 90% चीज़ों को सही करने लग जाएंगे। तो एग्जाम में अगर आप 90% चीज़ों को सही कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप स्ट्रेटेजी अपनी ऐसे ही बनाएं और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज देखते हैं जो हमारा हॉब्स का टॉपिक है, हॉब्स के बारे में, हॉब्स का थोड़ा सा उनका क्या क्या आइडियाज़ है, क्या उनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको सीखेंगे। ठीक है, 1588 और 1679 में इसका डेथ है। ठीक है, ये इनके जन्म के बारे में है, बर्थ है इनका 1588 और 1679 इनकी डेथ है ये। चलिए देखते हैं थॉमस हॉब्स के बारे में, या किसी बुक में थॉमस हॉब्स आपको देखने को मिलेगा, किसी बुक में थॉमस हॉब्स देखने को मिलेगा। आपको एक चीज नोट डाउन करके रखनी है कि किसी भी बुक में, ठीक है, कोई भी ऐसी बुक नहीं बनी है जिसमें थॉमस हॉब्स के बारे में या किसी भी एक थिंकर के बारे में कंप्लीट नॉलेज मिलता हो आपको। ठीक है, तो जो ये पीपीटी बनाया गया है किसी एक बुक का रेफरेंस नहीं है, इसमें 10 से 15 बुक का रेफरेंस लिया गया है। ठीक है, अगर आप बुक ही पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको थॉमस हॉब्स के बारे में या वेस्टर्न थिंकर्स के लिए आप बीएल फड़िया को पढ़ सकते हैं, अच्छी बुक है। बीएल फड़िया अगर आपके पास नहीं है तो एक थिंकर है जेपी सूद। ठीक है, जेपी सूद की बुक आती है, वहां से आप चीज़ों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये दो बुक मैं इनको सही मानता हूँ, अच्छा मानता हूँ। अगर इसके बाद भी अगर चीज़ें आपको नहीं आ रही हैं तो अगर आपको लगता है और बुक पढ़नी चाहिए तो सुशीला रामास्वामी वगैरह की बुक्स आती हैं। ठीक है, वहाँ से आप चीज़ों को देख सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा
अगर आप नोट्स पढ़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब बस आपको याद क्या रखना है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। बेसिक कॉन्सेप्ट आप सीख जाएंगे तो बस फैक्चुअल डेटा आपको याद रखने रहेंगे। चलिए देखते हैं थॉमस हॉब्स का सामान्य परिचय। थॉमस हॉब्स का जन्म 5 अप्रैल 1588 को इंग्लैंड के मॉलमेसबरी या मॉलबरी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, तो आपको एक चीज याद रखना है, थॉमस हॉब्स का जन्म कहाँ पे हुआ है, 1588 को इंग्लैंड में हुआ है। ठीक है, या इंग्लैंड में कभी कभी नाम ना दे करके मालबरी दे देता है कि मॉलबरी में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, हॉब्स के जन्म के समय स्पेन की जल सेना ने ब्रिटेन पर आक्रमण कर दिया, जिससे अरमाडा का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहां पे एक शब्द आ गया, अरमाडा का युद्ध। ठीक है, तो जब हॉब्स का जन्म होने वाला था, हॉब्स के समय में ब्रिटेन के ऊपर जो है स्पेन की नेवी ने क्या किया, अटैक कर दिया, जिसको क्या बोला गया, इस आक्रमण को अरमाडा का युद्ध या अरमाडा का आक्रमण कहा जाता है। ठीक है, अरमाडा क्या था, बेसिकली अरमाडा स्पेन के जहाजी बेड़े का नाम था। हॉब्स की माता इस संभावित आक्रमण से इतनी भयभीत थी कि उसने समय से पूर्व ही हॉब्स को जन्म दे दिया। इसीलिए यह भी कहा जाता है कि हॉब्स और भय, ठीक है, हॉब्स और डर या हॉब्स और भय, ये दोनों जुड़वा भाई एक साथ पैदा हुए। यानी इसका कहने का मतलब क्या है कि जब हॉब्स का जन्म हुआ तो इंग्लैंड की स्थिति इतनी दयनीय थी कि वहां पर क्या था, अराजकता का माहौल फैला हुआ था, गृह युद्ध छिड़ा हुआ था। ठीक है, और आक्रमण चारों तरफ से हो रहे थे। तो ऐसे में किसी भी थिंकर्स का जन्म होना, किसी भी विचारक का जन्म होना या किसी भी बच्चे का जन्म होना कहीं ना कहीं क्या है, डर के साथ पैदा होना कहा जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पे देखते हैं, हॉब्स वाज बोर्न ऑन 5 अप्रैल 1588 इन मालमेसबरी, इंग्लैंड। ठीक है, एट द टाइम ऑफ हॉब्स बर्थ द स्पेनिश नेवी हैड अटैक्ड ब्रिटेन विच इज कॉल्ड आर्मडा वॉर। ठीक है, आर्मडा वॉर द नेम ऑफ, आर्मडा वॉज द नेम ऑफ द स्पेन्स फ्लीट। ये बात आपको याद रखना है, आर्माडा वॉर किससे संबंधित जुड़ा हुआ है, तो ये हॉब्स से जुड़ा हुआ है या एक इंग्लैंड के गृह युद्ध से जुड़ा हुआ है, या इंग्लैंड के ऊपर आप कह लें कि स्पेन की जो सेना ने इंग्लैंड के ऊपर आक्रमण करने की योजना बनाई, उसी को क्या बोला जाता है, आर्माडा का युद्ध बोला जाता है। ठीक है, हॉब्स मदर वॉज सो स्केयर्ड ऑफ दिस पॉसिबल अटैक दैट शी गेव बर्थ टू हॉब्स प्रीमेच्योरली। ठीक है, तो हॉब्स की माँ जो थी वो इतनी ज्यादा डर चुकी थी कि कहीं अटैक ना हो जाए, इस अटैक से क्या होगा, क्या कैसी क्राइसिस आएगी, तो इसके डर से कहा जाता है कि हॉब्स की माँ ने जो है हॉब्स को समय से पहले ही जन्म दे दिया। ठीक है, तो इसीलिए कभी कभी ये भी कहा जाता है कि हॉब्स का जन्म जो है डर के साथ हुआ है, और हॉब्स और डर जो है दोनों क्या हैं, जुड़वा भाई भी हैं। चलिए, हॉब्स के जीवन काल में ही ब्रिटेन में गृह युद्ध छिड़ गया था तथा प्यूरिटन क्रांति, ये बात याद रखनी है आपको, प्यूरिटन क्रांति, कभी कभी ये मैचिंग के लिए आता है, क्रम वाइज लगाना होता है, प्यूरिटन क्रांति या वेस्टफेलिया की क्रांति, वेस्टफेलिया की संधि है ना, यूट्रेक्ट की संधि, ऐसे करके संधियां दे देगा आपको। तो इस तरीके से आपको चीजें अरेंज करने के लिए आता है एग्जाम में। ठीक है, हॉब्स के जीवन काल में क्या हुआ था, ब्रिटेन में गृह युद्ध छिड़ गया था, प्यूरिटन क्रांति हुई। ठीक है, इसी गृह युद्ध को क्या बोला गया, ब्रिटेन में जो गृह युद्ध हुआ, जो ब्रिटेन में घरेलू हिंसाएं हुई, उसको प्यूरिटन क्रांति के नाम से जाना गया। इसीलिए हॉब्स का स्वयं कहना है कि वह और भय, ठीक है, वह और भय जुड़वा बच्चों की तरह क्या हुए हैं, पैदा हुए हैं। ठीक है, हॉब्स ने अपने पहले प्रकाशन के रूप में, यानी उसकी जो पहली पुस्तक आई प्रकाशित हुई 1629 में, उसने कुल कोई बुक लिखी नहीं थी, बल्कि उसने थ्यूसिडाइस की रचना जो थी पेलोपोनेशियन वॉर, ठीक है, इस पेलोपोनेशियन वॉर का क्या किया था, उसने अनुवाद कर दिया था बस, और इसने कोई बुक अभी नहीं लिखी थी। ड्यूरिंग हॉब्स लाइफ टाइम ब्रिटेन वॉज engulfed in the civil war, Puritan revolution 1642 to 1649। ठीक है, जो प्यूरिटन क्रांति हुई, जो प्यूरिटन रेवोल्यूशन हुआ, वो कब से कब तक चला, 1642 से लेकर के 1649 तक चला। ठीक है, दिस इज वाई हॉब्स हिमसेल्फ सेज दैट हर एंड फियर
आर बोर्न लाइक अ ट्विंस। ठीक है। होब्स फर्स्ट पब्लिकेशन वाज हिज ट्रांसलेशन ऑफ थ्यूसिडाइज द पेलोपोनेशियन वॉर इन 1629। तो जो हॉब्स ने पहली पुस्तक प्रकाशित की या लिखी कह सकते हैं, तो उसने पेलोपोनेशियन वॉर जो थ्यूसिडाइज के द्वारा लिखी गई थी उसी का इसने पब्लिकेशन कर दिया था ट्रांसलेट करके, और अभी तक इसने कोई लिखने वाला ऐसा कोई विशेष काम नहीं किया था। अब देखते हैं, हॉब्स के जीवन काल में इंग्लैंड में एक लेबलर्स आंदोलन चल रहा था। लेबलर्स आंदोलन क्या था? ये राजनीतिक समानता की मांग कर रहा था। ये जो लेबलर्स मूवमेंट था ये पॉलिटिकल इक्वलिटी की डिमांड कर रहा था। ठीक है, डिमांडिंग द पॉलिटिकल इक्वलिटी। जबकि दूसरा आंदोलन क्या कर रहा था? दूसरा आंदोलन जो चल रहा था इंग्लैंड में वो आर्थिक समानता की मांग कर रहे थे। ठीक है। अनदर मूवमेंट वाज डिगर्स हु वर डिमांडिंग द इकोनॉमिक इक्वलिटी। अब इंग्लैंड में दो चीजें चल रही थी। इंग्लैंड में हॉब्स के जीवन काल में दो चीज चल रही थी। जब हॉब्स का जन्म हो चुका है, अब यहां पे एक तरफ लेबलर्स चल रहे हैं, लेबलर्स मूवमेंट हो रहा है, दूसरी तरफ डिगर्स हो रहा है। ठीक है, दो मूवमेंट चल रहे हैं। लेबलर्स मूवमेंट किसकी मांग कर रहे हैं वहां पे? यहां ये जो लेबलर्स मूवमेंट है ये राजनीतिक पॉलिटिकल इक्वलिटी की डिमांड कर रहे हैं, और जो डिगर्स हैं, ठीक है, जो डिगर्स मूवमेंट के समर्थक हैं या डिगर्स आंदोलन के जो समर्थनकारी हैं वो समाज में या ब्रिटेन में आर्थिक समानता की मांग कर रहे हैं। ठीक है, ये चल क्यों रहा है? अब आपके मन में ये विचार आना चाहिए कि सर ये आंदोलन ब्रिटेन में ही क्यों चल रहा है ऐसा? ठीक है, क्योंकि देखो ब्रिटेन में जब हॉब्स का जन्म होता है तो लगभग ये मध्यकाल का समय होता है, मध्यकाल का अंत होता है। अब यहां से आधुनिक काल की धीरे धीरे शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, 16वीं 17वीं शताब्दी से। तो ऐसे में होता क्या है कि जो समाज की कुरीतियां थी, जो समाज में परंपराएं थी, जो समाज के अंधविश्वास थी, जो मध्ययुगीन परंपराएं थी, ठीक है, जो मध्यकाल की परंपराएं थी वो समाज में अभी भी विद्यमान थी, अभी भी पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुई थी। ऐसे में समाज जो था, समाज में असमानताएं विद्यमान थी। ठीक है, समाज में समानता नहीं थी, समाज में सोसाइटी में इक्वलिटी प्रॉपर तरीके से नहीं थी। सोसाइटी में राइट्स जो मिले थे वो केवल फ्यूडलिज्म को मिले थे, सामंतों को मिले थे। ठीक है, जो बड़े लोग थे उनको मिले थे। तो ऐसे में लोग क्या कर रहे थे? आंदोलन चला रहे थे। कुछ लोगों ने लेबलर्स मूवमेंट बना लिया, एक संगठन बना लिया, और कुछ लोगों ने एक डिगर्स संगठन बना लिया। ठीक है, तो डिगर्स वाले क्या कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हमें समाज में क्या चाहिए? इकोनॉमिक इक्वलिटी चाहिए, हमें समाज में आर्थिक समानता चाहिए। और वहीं पर जो लेबलर्स मूवमेंट के संगठन थे उन्होंने राजनीतिक समानता की मांग कर दी कि हमें भी राइट टू वोट चाहिए, हमें भी पार्टिसिपेशन का मौका चाहिए पॉलिटिकल सिस्टम में। तो ये चीजें अब हॉब्स के टाइम पे शुरू हो चुकी थी। अब थोड़ा सा देखते हैं प्यूरिटन क्रांति क्या है। इंग्लैंड के गृह युद्ध को प्यूरिटन क्रांति कहा जाता है, जो 1642 से लेकर के 1649 तक चला है। यह गृह युद्ध संसद समर्थकों, इनको बोला गया राउंड हेड्स। ठीक है, राउंड हेड्स संसद समर्थकों, जिसका नेता कौन था? क्रॉमवेल था। ठीक है, तथा राजतंत्र के समर्थकों के बीच यह युद्ध हुआ। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि इंग्लैंड की जो प्यूरिटन क्रांति थी किनके किनके बीच में हुआ। ठीक है, तो इंग्लैंड की जो प्यूरिटन क्रांति हुई वो संसद के समर्थक एक तरफ थे, एक तरफ थे कि राजतंत्र के समर्थक थे। ठीक है, एक तरफ लोग कह रहे थे कि क्या संसद की शक्तियां सर्वोच्च हैं, और दूसरी तरफ ये कह रहे थे कि राजा की शक्तियां सर्वोच्च है। ठीक है, अब इसके बीच में क्या हो रहा है? युद्ध छिड़ चुका है, अब आंदोलन छिड़ चुका है। इसी आंदोलन का नाम क्या था? प्यूरिटन क्रांति कहा गया इसी को। ठीक है, प्यूरिटन रेवोल्यूशन इसी को बोला गया, क्योंकि इसमें जो वॉर चल रहा है, जो संघर्ष चल रहा है, इसमें दो सपोर्टर हैं, एक पार्लियामेंट को लेकर सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे लोग हैं जो मोनार्की को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है? बेसिकली मोनार्की का अंत होता है इसमें, और पार्लियामेंट की क्या होती है? जीत होती है। ठीक है, संसद समर्थकों की इस युद्ध में क्या होती है? विजय हुई, तथा चार्ल्स प्रथम को फांसी दे दी जाती है। चार्ल्स प्रथम कौन था? चार्ल्स प्रथम वह सम्राट था जो राजतंत्र को
आगे बढ़ाने की बात कर रहा था, जो राजा के दैवीय अधिकारों की बात कर रहा था कि राजा के पास दैवीय अधिकार होते हैं, राजा जो है ईश्वर का प्रतिनिधि है, ठीक है। तो इंग्लैंड के लोगों ने कहा नहीं, हम राजतंत्र को, राजा की दैवी शक्तियों में विश्वास नहीं करेंगे, हम पुरानी परंपराओं में, पुरानी प्रथाओं में विश्वास नहीं करेंगे। ऐसा हो क्यों रहा है एक्चुअली में? ऐसा इसलिए हो रहा है इंग्लैंड में, क्योंकि अब क्या हो रहा है इंग्लैंड में, इंग्लैंड ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में, ठीक है, पूरे यूरोप में क्या हो चुका है, अब पुनर्जागरण आ चुका है, ठीक है, पुनर्जागरण आ चुका है यूरोप में, रेनेसा का टाइम आ चुका है। इस समय विज्ञान का, तर्क का, है ना, प्रिंटिंग प्रेस का, इन सब चीजों का पूरी तरीके से विकास हो चुका है। तो ऐसे में लोग अंधविश्वास में क्यों रहे? ऐसे में लोग राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि क्यों माने? क्या कोई भी राजा ईश्वर का प्रतिनिधि हो सकता है? अगर कोई भी राजा यह कहे कि मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूं, ईश्वर ने मुझे धरती पर भेजा है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो क्या लोग मानेंगे इसे? नहीं मानेंगे, अब नहीं मानेंगे लोग, ठीक है। ये बात मध्यकाल में तो विद्यमान थी, मध्यकाल तक जो थी चल रही थी, लेकिन जैसे ही मध्यकाल का धीरे धीरे अंत होता है, विज्ञान का विकास होता है, तर्क का विकास होता है, पुनर्जागरण आता है, ठीक है, इन सब चीजों का विकास होने के साथ साथ लोगों के अंदर चेतना का विकास होता है। तो ऐसे समय में लोगों ने सोचना शुरू किया कि हम राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि क्यों माने, है ना। कहीं ना कहीं अब यहां पे क्या हुआ, राजतंत्र को चुनौती दे दी गई, और राजतंत्र को चुनौती दी इस रूप में गई कि चार्ल्स प्रथम को क्या कर दिया गया, फांसी दे दी गई, और यहां से राजा के दैवीय अधिकारों को समाप्त कर दिया गया, और संसद के समर्थकों की जीत हुई, ठीक है। जिसका नेता कौन था? संसद के समर्थकों का नेता क्रॉमवेल था, और वहीं पर राजतंत्र के समर्थक जो थे उनका नेता कौन था? ब्रिटेन का सम्राट जो था चार्ल्स प्रथम था ये, ठीक है। इतनी क्लियर है चीजें आपको? चलो आगे देखते हैं। दो चीजें आपको समझनी है, एक प्यूरिटन क्रांति समझनी है, ठीक है, जो राजतंत्र और संसद के समर्थकों के बीच में ये होता है, ठीक है। प्यूरिटन क्रांति जो है पार्लियामेंट और मोनार्की के बीच में क्या होता है, ये क्लैश होता है, जिसमें मोनार्की को समाप्त कर दिया जाता है और पार्लियामेंट की जीत होती है। और वहीं पे दूसरी तरफ एक प्यूरिटन आंदोलन भी है। प्यूरिटन आंदोलन क्या है ये देखते हैं थोड़ा सा। ब्रिटेन में 16वीं और 17वीं शताब्दी में चला ईसाई धर्म में सुधार आंदोलन था। प्यूरिटन क्रांति क्या था, क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि प्यूरिटन आंदोलन, सॉरी, ठीक है, प्यूरिटन आंदोलन क्या था? तो ईसाई धर्म में क्या था, ये ईसाई धर्म में सुधार करने के लिए यह एक आंदोलन था, जो ईसाई धर्म की प्रोटेस्टेंट शाखा से संबंधित था। अब दूसरा क्वेश्चन यहां पे बन सकता है कि प्यूरिटन आंदोलन का संबंध क्या है, ईसाई धर्म की प्रोटेस्टेंट शाखा से संबंधित है, ठीक है। या फिर गलत कराने के लिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछ देगा कि प्यूरिटन आंदोलन का संबंध जो है ये कैथोलिक धर्म से था, ठीक है। नहीं, कैथोलिक से नहीं था, बल्कि प्यूरिटन आंदोलन जो था वो ईसाई धर्म की एक शाखा है, प्रोटेस्टेंट, ठीक है, इससे जुड़ा हुआ ये आंदोलन था। इस आंदोलन के समर्थक जो थे रोमन कैथोलिक शाखा की धार्मिक रूढ़ियों और परंपराओं के क्या थे, विरोधी थे। अब देखिए दो चीजें आपको समझनी है थोड़ी सी यहां पे। ईसाई धर्म में दो ब्रांचेस हैं, ठीक है, ईसाई धर्म में क्या है, दो ब्रांचेस हैं, एक है कैथोलिक, दूसरे हैं प्रोटेस्टेंट, ठीक है। अब यहां पे आपको समझना है कि जो प्यूरिटन आंदोलन हुआ है, प्यूरिटन आंदोलन, ठीक है, प्यूरिटन आंदोलन का संबंध क्या है, ईसाई धर्म में क्या है, ईसाई धर्म के अंदर धार्मिक सुधार को लेकर के, ठीक है। धार्मिक सुधार कैसा? धार्मिक सुधार ऐसा कि जो ईसाई धर्म की जो दूसरी ब्रांच है, कैथोलिक ब्रांच, ठीक है, कैथोलिक ब्रांच में क्या हुआ है, कैथोलिक ब्रांच अभी भी क्या कर रही है, अंधविश्वासों में जुटी हुई है, अंधविश्वासों की मान्यता है इसमें, ठीक है। तो इसके अंधविश्वास को, इसकी जो रूढ़ियां बनी हुई है इसके अंदर, जो ये परंपराओं से लिपटा हुआ है ना, इसी को लेकर क्या है बेसिकली, एक जो प्रोटेस्टेंट हैं वो सुधार की डिमांड कर रहे हैं कि कैथोलिक भी क्या करें, ईसाई धर्म की मान्यता को मानते हैं ये भी,
तो ये क्या करना चाहिए इनको भी, जो अंधविश्वासों से जुड़े हुए हैं, ये अभी जो रूढ़ियों को अपना रहे हैं, जो परंपराओं से जुड़े हुए हैं, अब इनको विज्ञान, तर्क, चेतना, इन सब चीजों को एक्सेप्ट करना चाहिए और अंधविश्वासों को या जो मध्ययुगीन परंपराएं हैं, ठीक है, मध्ययुगीन जो परंपराएं हैं, इन परंपराओं को छोड़ देना चाहिए। किसको? कैथोलिक धर्म को। ठीक है, तो इस चीज को लेकर के ये आंदोलन बेसिकली चल रहा है। ठीक है, अब ये ब्रिटेन में गणतंत्र के समर्थक थे। अब देखिए, जो प्यूरिटन आंदोलन चल रहा है, ये क्या कर रहे हैं ब्रिटेन में, ये राजतंत्र को नहीं बल्कि ये कह रहे हैं कि ब्रिटेन में आना चाहिए रिपब्लिकन। ठीक है, ब्रिटेन में रिपब्लिक आना चाहिए। तो इसकी डिमांड ये बेसिकली कर रहे हैं। यहां पे चीजों को थोड़ी सी आपको ये समझना है कि प्यूरिटन आंदोलन और प्यूरिटन क्रांति थोड़ी सी अलग है। चलिए, देयर वॉज अ क्रिश्चियन रिफॉर्मेशन मूवमेंट इन द ब्रिटेन in the 16th and 17th century. It was related to the Protestant branch of Christianity. The supporters of this movement were opposed to the religious orthodoxies and traditions of the Roman Catholic branch. ठीक है, तो रोमन कैथोलिक ब्रांच के अगेंस्ट में क्या हो रहा है, ये प्रोटेस्टेंट जो हैं कह रहे हैं कि रोमन कैथोलिक ब्रांच की जो मान्यताएं हैं उनको छोड़ना चाहिए। उनके विरोध में ये सारी चीजें, ओपोनेंट में उनके सारी चीजें हो रही है। ठीक है, और क्या है इसमें, दे वर सपोर्टर ऑफ रिपब्लिक इन ब्रिटेन। ठीक है, जो ये प्यूरिटन मूवमेंट चल रहा है, प्यूरिटन मूवमेंट को मानने वाले लोग क्या हैं, ये कह रहे हैं कि ब्रिटेन में रिपब्लिकन आना चाहिए, ब्रिटेन में गणतंत्र आना चाहिए। ठीक है, इतना तो ये हम अभी क्या देखे थे, हॉब्स के बारे में थोड़ा सा सामान्य परिचय रहा है। तो अब हम चीजों को देखते हैं, थोड़ी सी कुछ हॉब्स की बुक्स हैं और फिर हॉब्स के आइडियाज को देखेंगे, हॉब्स के विचारों को देखेंगे, एक एक करके हम चीजों को समझेंगे। ठीक है, आज 5 सितंबर है, टीचर्स डे है, तो आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भविष्य में आप लोग भी प्रोफेसर बने, असिस्टेंट प्रोफेसर बने, जिस भी फील्ड में जाना चाहें आप, टीचिंग के फील्ड में या किसी भी फील्ड में जाना चाहें, आपको अग्रिम बधाई उसके लिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं थॉमस हॉब्स की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स को। एलिमेंट्स ऑफ लॉ, इसकी एक बुक है जिसमें क्या किया गया है, इस पुस्तक में कैप्लर के ग्रहों की गति संबंधी नियमों और गैलीलियो के गिरती हुई वस्तुओं के नियम से यह प्रभावित है। ठीक है, इसमें एलिमेंट्स ऑफ लॉ, तो इसमें आप समझ के चलना कि इसमें कानून की बात की गई है, विधि की व्यवस्था की बात की गई कि विधि कैसा होगा, क्या उसकी व्याख्या होगी, कैसे चीजों को एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, तो इन सब चीजों का इसमें एक्सप्लेनेशन किया गया है। डी साइव इसकी एक और बुक है जो 1642 के अंदर लिखी गई है। इसमें संप्रभुता की परिभाषा दी गई है और संप्रभुता को स्पष्टीकरण किया गया है कि संप्रभुता क्या होती है, संप्रभुता के क्या क्या मायने हैं। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि हॉब्स की संप्रभुता कैसी है, तो हॉब्स की संप्रभुता असीम है, असीमित है, अदेय है, अविभाज्य है, ठीक है, अनलिमिटेड है, कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, ठीक है, कैन नॉट बी डिवाइडेड। तो ये सारी चीजें क्या है, हॉब्स की सॉवरेनिटी में पाए जाते हैं। तो लेकिन अब कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि संप्रभुता का सबसे पहले विचार किसने दिया, तो संप्रभुता का विचार सबसे पहले बोंदा ने दिया था। ठीक है, बोंदा ने दिया था। अब बोंदा की कौन सी बुक्स हैं ये आप कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि अपनी तैयारी आप कर रहे हैं तो आप किसी भी डायमेंशंस को मत छोड़िए, आप जितना एक्सपेंशन कर सके अपने नॉलेज को वो एक्सपैंड करते रहिए, तभी आपका फायदा होने वाला है। डीसीवी के बाद इसकी पुस्तक आती है डी कॉर्पोरे आती है, जो 1655 के अंतर्गत लिखी गई है। इसमें प्राकृतिक अवस्था के बारे में बताया गया है कि हॉब्स ने बताया कि प्राकृतिक अवस्था कैसी अवस्था है। देखिए, हॉब्स बेसिकली, हॉब्स की जो प्राकृतिक अवस्था है ये कोई वास्तविक अवस्था नहीं थी, ये एक काल्पनिक है। ठीक है, हॉब्स ने एक इमेजिन किया है। हॉब्स ने इमेजिन करने का मतलब, जो हॉब्स के समय में गृह युद्ध इंग्लैंड में छिड़ा हुआ था वो भी किसी प्राकृतिक अवस्था से कम नहीं था। तो उसी की कल्पना को देखते हुए, ठीक है, उसी की कल्पना को देखते हुए हॉब्स ने कहा कि जैसे कि अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज समझ लो, इंग्लैंड में जो गृह युद्ध छिड़ा हुआ था, तो इंग्लैंड में कोई ऐसी सर्वोच्च सत्ता स्थापित नहीं थी जो इस गृह युद्ध को रोक सके।
ठीक है। तो हॉब्स के मन में विचार आया कि इंग्लैंड में क्या है, अराजकता की स्थिति विद्यमान है। हॉब्स ने कहा इंग्लैंड में क्या है, अराजकता है, क्योंकि वहां पे गृह युद्ध छिड़ा हुआ है और इस गृह युद्ध को रोकने के लिए कोई भी ऐसी सर्वोच्च सत्ता नहीं है जो इस गृह युद्ध को रोक सके। तो ऐसे में हॉब्स के मन में विचार आया, हॉब्स के मन में ब्रिटेन का गृह युद्ध, ब्रिटेन की परिस्थितियों को देखते हुए हॉब्स ने क्या समर्थन किया, हॉब्स ने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन कर दिया। ठीक है, हॉब्स ने निरंकुश शासन प्रणाली का समर्थन किया, यानी कि एक ऐसा शासक होना चाहिए जो पूरी संपूर्ण व्यवस्था पर कायम रख सके, संपूर्ण व्यवस्था को अपने नियंत्रण में रख सके, कोई भी व्यक्ति विद्रोह ना कर सके उसके खिलाफ। ठीक है, तो उसने कल्पना की कि एक काल्पनिक समाज की, एक समझौते की, जिसमें उसने एक शक्तिशाली राज्य के निर्माण की बात की, जिसमें उसने एक शक्तिशाली राजा के निर्माण की बात की, जिसको उसने क्या नाम दिया, लेवियाथन नाम दिया। ठीक है, या फिर कह लें एक शक्तिशाली राज्य के निर्माण की बात की। ठीक है, जो लेवियाथन के नियंत्रण में राज्य वो चलेगा। तो कहीं ना कहीं जो लेवियाथन है, ठीक है, वो ब्रिटेन की परिस्थितियों से ही आया हुआ है। ऐसा नहीं कि उसने एक काल्पनिक बातें करता हुआ चला गया, नहीं, उसके चिंतन पर जो है ब्रिटेन का बहुत बड़ा प्रभाव है, ब्रिटेन के गृह युद्ध का प्रभाव है, इन सारी चीजों का जो एक समराइज वे में उसके माइंड पर इफेक्ट पड़ा हुआ है। ठीक है, तो उससे प्रभावित होकर के वो अपनी रचनाओं में चीजों को ऐड करता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी कैलकुलेटिव वे में सीखनी पड़ेगी। चलिए आगे देखते हैं। फिर डी होमाइन इसकी एक बुक है, इसमें उसने मानव के संबंध में बारे में बताया कि मानव का स्वभाव कैसा होता है, मानव क्या क्या चाहता है, क्या मानव की भौतिक इच्छाएं होती हैं या मानव की आध्यात्मिक इच्छाएं होती हैं, उन सब के बारे में उसने बताया हुआ है। इसकी अगली बुक जो है बेहेमॉथ है। ठीक है, इसके बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। बेहेमॉथ के बारे में इतना है कि इसने इटली की जो दुर्दशा थी शायद से उसके बारे में कुछ इसने बताया हुआ है। इटली की जो परंपराएं थी, मध्यकालीन जो मध्ययुगीन परंपराएं थी, उसके बारे में शायद इसने कुछ मेंशन किया है, बट मुझे इसके बारे में कोई परफेक्ट नॉलेज अभी तक नहीं मिला है या फिर मुझे ऑथेंटिक रिसोर्सेज नहीं मिले हैं। ठीक है, मैंने इंटरनेट पे भी रिसोर्सेज देखा, बट यहाँ से मुझे कोई ऐसा रिसोर्स नहीं मिला जिसको मैं यहाँ पे ऐड कर सकूँ। तो गलत चीज़ों को प्रोवाइड कराना से बेहतर ये होता है कि चीज़ों को उसको स्किप कर दिया जाए। चलिए, इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक पूछी जाती है एग्जाम में, लेवियाथन है, जो इसका आपको ईयर भी याद रखना है। 1651 में ये बुक लिखी गई, 1651 में ये बुक लिखी गई। और इसकी खास बात क्या है, इस बुक को हॉब्स ने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। कितनी पार्ट में, 4 भागों में या 4 पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में ये क्या है, डिवाइड है। अब इसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कभी। अब एग्जाम का पैटर्न आपने इस बार देख लिया कि पेपर फर्स्ट में शिफ्ट पेपर का जो फर्स्ट शिफ्ट था, पहली पाली का पेपर जो था, उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए थे, और जो सेकंड पेपर का शिफ्ट था कुछ उसमें फैक्चुअल डेटा ज़्यादा पूछे गए थे। तो कहीं ना कहीं आपको फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल का एक बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से अपने प्रिपरेशन को जारी रखनी, किस पार्ट में क्या चीज़ें पूछी गई हैं। एक मोटा मोटा अगर आप इसको 2-3 बार रिवीजन कर लेंगे तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको 4 पार्ट्स में लेवियाथन को डिवाइड किया गया है। पहले भाग में प्राकृतिक अवस्था के बारे में बताया गया है कि प्राकृतिक अवस्था कैसी थी। ठीक है, फिर इसके दूसरे पार्ट में क्या बताया गया है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, और संप्रभुता के बारे में इसने वर्णन किया है लेवियाथन में। फिर इसके तीसरे पार्ट में धर्म या चर्च के और राज्य के बीच क्या संबंध है उसके बारे में बताया। ठीक है, अब यहां पे देखो, अब जब इंग्लैंड में गृह युद्ध हो रहा है, ठीक है, इंग्लैंड में क्या हो रहा है, गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, तो इसमें गृह युद्ध हो क्यों रहा है, एक तरफ तो राजा कह रहा है, जो इंग्लैंड का राजा है वो कह रहा है राज्य की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन कर रहा है, यानी वो कह रहा है कि राजा के पास दैवीय अधिकार होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो आंदोलनकारी हैं, ठीक है, जो संसद को समर्थन दे रहे हैं, जो पार्लियामेंट को मान रहे हैं, वो कह रहे हैं हम राजा के दैवीय अधिकारों को नहीं मानेंगे। ठीक है, वो कह रहे हैं हम पार्लियामेंट के राइट्स को मानेंगे, हम रूल ऑफ लॉ मानेंगे। ठीक है, हम किसी राजा के अधिकारों को, किसी राजा की दैवीय शक्ति को नहीं मानते हैं। तो अब यहां पर बेसिकली मुद्दा क्या छिड़ गया, अब यहां पे अब चर्च के बीच और राज्य के बीच में, ठीक है, स्पष्ट अंतर जो है यहां पर हॉब्स ने कर दिया कि राज्य के क्या कार्य होंगे और चर्च के क्या कार्य होंगे। ठीक है,
अब यहाँ पे चर्च की जो प्रधानता थी, जो मध्य युग में आपने देखा होगा डार्क एज मध्य युग को बोला जाता है। इस मध्य युग में क्या था कि जो चर्च की प्रधानता थी, पोप की निरंकुशता थी, धर्म प्रधान साम्राज्य था। तो अब इन सब को क्या हो रहा है, हॉब्स के टाइम में, मैकियावेली के टाइम आते आते, हॉब्स के टाइम आते आते क्या हो रहा है, चीजें अब क्या हो रही है, अब राज्य को निरंकुश बनाया जा रहा है, राज्य को असीमित शक्तियां दी जा रही हैं और चर्च को राज्य के नीचे ला दिया गया। यानी सारे अधिकार अब राज्य के पास हैं, चर्च के पास कोई अधिकार नहीं है। चर्च केवल धार्मिक मामलों को देखेगा और राजनीतिक मामलों में कोई दखलंदाजी नहीं करेगा। ठीक है, अगर राज्य में और चर्च में संघर्ष हुआ तो राज्य की वरीयता मानी जाएगी, चर्च की वरीयता नहीं मानी जाएगी। जबकि इसके विपरीत जो था, मध्यकाल में इसके विपरीत की परिस्थितियां विद्यमान थी। ठीक है, मध्यकाल और आधुनिक काल में यही अंतर है कि मध्यकाल में जो था चर्च की प्रधानता थी, पोप की प्रधानता थी। ठीक है, लेकिन आधुनिक समय में, हॉब्स के समय में, मैकियावेली के समय में क्या होता है, यहां पर चर्च की प्रधानता क्या होती है, कम हो जाती है, राज्य की प्रधानता बढ़ती है, राज्य की संप्रभुता बढ़ती है। ठीक है, पार्लियामेंट की शक्तियां बढ़ती हैं। अब यहां से चीजें बदलना शुरू हो जाती हैं क्योंकि लोग अब जो है अंधविश्वास को छोड़ चुके हैं। अब लोग क्या कर रहे हैं, तर्क, विज्ञान, शक्ति, इन सब चीजों पर विश्वास करना शुरू कर चुके हैं। ठीक है, अब चौथे पार्ट में क्या है इसके, लेवियाथन के, कैथोलिक चर्च की आलोचना की गई। कैथोलिक चर्च का मतलब है कि जो अभी प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दो चर्च जो वहां पे विद्यमान है, तो कैथोलिक क्या है, कैथोलिक जो है वो रूढ़ियों से जुड़ा हुआ है, अंधविश्वासों में विश्वास करता है, अंधविश्वासों में इसका विश्वास है, ये परंपराओं के साथ अभी भी लिपटा हुआ है। तो इसमें बताया है कि इन सब चीजों की आलोचना की है हॉब्स ने अपने लेवियाथन में। हॉब्स ने कहा कि अब कैथोलिक चर्च को क्या करना चाहिए कि इन सब रूढ़ियों को, परंपराओं को, जो मध्ययुगीन चीजें थी, मध्ययुगीन की जो बातें थी, उन सबको छोड़ देना चाहिए और आधुनिक युग में विज्ञान को, तर्क को, इन सब चीजों को एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हॉब्स की रचनाओं में देखने को आपको मिलेंगी। चलिए इसके आगे देखते हैं हॉब्स का लेवियाथन। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हॉब्स का लेवियाथन, यह हॉब्स की सबसे महान रचना है जिसका प्रकाशन कब हुआ, 1651 में हुआ ये। ठीक है, दिस इज बेस्ट बुक ऑफ हॉब्स विच हैज पब्लिश्ड इन 1651। अब देखिए लेवियाथन का मतलब क्या होता है। लेवियाथन का अर्थ है विशालकाय समुद्री रक्षक जीव या दैत्य या महामानव। ठीक है, हॉब्स ने लेवियाथन ही क्यों लिखा। ठीक है, हॉब्स ये चाहता था बेसिकली कि जैसे इंग्लैंड में गृह युद्ध हुआ है, भविष्य में ऐसी कोई गृह युद्ध न होने पाए इंग्लैंड में। ठीक है, तो उसने कहा कि भविष्य में ऐसी दोबारा घटनाएं तभी नहीं हो सकती जब एक निरंकुश राजा होगा या फिर जब एक निरंकुश राज्य आएगा। ठीक है, तो ऐसे में उसने एक विशालकाय समुद्री जीव जैसे एक होता है जो समुद्र के अन्य जीवों की सुरक्षा करता है। ठीक है, वैसे या कह लें दैत्य या महामानव जो होता है, उसके रिगार्डिंग इसने बताया कि एक लेवियाथन जो होगा वो दैत्य की तरह होगा, एक महामानव की तरह होगा। ठीक है, जिसके पास संपूर्ण शक्तियां होंगी, जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो पोप हो। ठीक है, इस लेवियाथन के बराबर कोई नहीं आ सकता क्योंकि लेवियाथन क्या है, अपने आप में असीमित है, अपने आप में संपूर्ण है ये। ठीक है, ये एक राज्य है, यह एक शासक है, यह एक सत्ता है, चाहे आप इसको जिस नाम से भी जान ले, लेकिन इसके पास क्या है, संपूर्ण शक्तियां हैं। ठीक है, फिर हॉब्स ने लेवियाथन रचना के मेन पृष्ठ पर इसे सब मनुष्य से मिलकर बनने वाले एक विराट पुरुष या महामानव के रूप में चित्रित किया है। ठीक है, तो इसमें पहले इसके पेज पे या मुख्य पेज पर, इसके मेन पृष्ठ पर यह बताया गया है कि जो लेवियाथन है, सभी लोगों ने क्या किया, मिल करके एक महान लेवियाथन का निर्माण किया है। ठीक है, अब यहां पे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हॉब्स का सामाजिक समझौता है, क्या इस सामाजिक समझौते में लेवियाथन शामिल है। तो लेवियाथन इस सामाजिक समझौते में शामिल नहीं है क्योंकि लोगों ने आपस में समझौता किया है, न कि लेवियाथन ने लोगों के साथ समझौता किया है। लोगों ने आपस में समझौता किया कि भाई हम अपना अधिकार छोड़ते हैं, आज से हम अपना शासन करने के लिए या अपने ऊपर जो शासन करने की जो
हम रणनीति अपनाते हैं उसको छोड़ते हैं। शर्त यह है कि आप भी इस शासन करने की कला को छोड़ दो, ठीक है, और अपनी सारी शासन कला की या अपनी सारी शक्तियां किसमें सौंप दो एक संस्था में। उस संस्था का नाम क्या है? लेवियाथन है, या कह लें उस संस्था का नाम क्या है? राज्य है, चाहे जो भी जिस नाम से भी आप उसको बुला लें, ठीक है। लेवियाथन मीन्स जाइंट सी गार्ड क्रिएचर और मॉन्स्टर ग्रेट मैन, ठीक है। तो ये लेवियाथन का मीनिंग है, थोड़ा सा आप इसको समझ के चलेंगे। अब आप रटने की कोशिश ये ना करें कि लेवियाथन उसने बहुत बड़ी रचना लिखी, लेवियाथन जो सबसे बड़ा दैत्य है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप रटने की कोशिश करेंगे तो रट नहीं पाएंगे। अब आप सोचोगे कि लेवियाथन उसने लिखा क्यों, ऐसी कौन सी आफत विपत आ गई भाई लिखने की उसको कि लेवियाथन उसने इतनी बड़ी रचना लिख दी और उसने एक सामाजिक समझौते का सिद्धांत दे दिया, ठीक है। तो सामाजिक समझौते सिद्धांत और लेवियाथन लिखने के पीछे उसका एक उद्देश्य है कि जो इंग्लैंड की परिस्थितियां हैं, इंग्लैंड का गृह युद्ध है, उन सब से प्रभावित हुआ है और वो नहीं चाहता है कि हॉब्स की दोबारा इंग्लैंड में ऐसी कोई भयानक घटनाएं घटे, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए इसने एक निरंकुश राजतंत्र का या एक निरंकुश शासन तंत्र का समर्थन किया, जिससे कि भविष्य में सारी संस्थाएं, चाहे वो सामाजिक संस्थाएं हो, चाहे वो धार्मिक संस्थाएं हो, चाहे वो पोप की संस्था हो, चाहे चर्च की संस्था हो, सारी संस्थाएं जो किसके अंडर में रहेंगी? राज्य के अंडर में रहेंगी। राज्य का तात्पर्य यहां पे क्या है? लेवियाथन से है या उस महामानव से, ठीक है। तो लेवियाथन को इसने सर्वोच्च बनाने का उद्देश्य इसका यही है कि इंग्लैंड या फिर भविष्य में दोबारा ऐसी अराजकता की स्थिति ना आए। और इसके पीछे एक उद्देश्य और भी है कि जब ऐसा गृह युद्ध छिड़ गया था तो यहां पर अब लोगों के जीवन को लेकर के, ठीक है, लोगों के जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब कौन किसका जो है कब कौन किसकी मृत्यु कर दे, कब किसको कब मार दे कौन, इसमें कोई किसी का भरोसा नहीं है। ऐसी अराजकता की स्थिति फैली हुई है। तो इसने लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए भी किया, ठीक है। तो इसने उदारवाद का विचार, इसलिए इसको प्रथम उदारवादी भी कहा जाता है, ठीक है। इसने उदारवाद का सिद्धांत दिया। कैसा दिया? इसने लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए, इसने लोगों को जो अराजकता की स्थिति फैली हुई थी ब्रिटेन में या प्राकृतिक अवस्था में, उससे बचाने के लिए इसने कहा कि लोगों को एक समझौता करना चाहिए, लोगों को एक राज्य का निर्माण करना चाहिए जिससे लोगों के अधिकारों की सुरक्षा हो सके और कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के प्राणों की सुरक्षा, दूसरे व्यक्ति के प्राणों को न हर पाए या दूसरे व्यक्ति के प्राणों का जो है वो उसके लिए खतरा न बन पाए, ठीक है। तो ये भी एक उद्देश्य है। इसीलिए यह भी कहा जाता है हॉब्स जो है प्रथम उदारवादी माना जाता है, ठीक है। हॉब्स ने पहली बार व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए एक समझौता किया जो सामाजिक समझौते के रूप में जाना जाता है। समझौता इसने क्यों किया? क्योंकि यह लोगों के अधिकारों को बचाना चाहता है। किससे? अराजकता की स्थिति से। अराजकता की स्थिति में लोगों के अधिकार सुरक्षित नहीं थे, लोगों का जीवन सुरक्षित नहीं था। तो इसने पहली बार लोगों के जीवन को सुरक्षित करने के लिए एक समझौता किया जिसको सामाजिक समझौता भी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन इसने गलती क्या की? सामाजिक समझौता तो कर दिया, लोगों के अधिकारों की सुरक्षा तो कर दी, लेकिन इसने जो समझौता किया उस समझौते में संपूर्ण शक्तियां लेवियाथन को सौंप दिया, संपूर्ण शक्तियां एक राज्य के अंदर समाहित कर दी। इसीलिए कहा जाता है कि हॉब्स जो है प्रथम उदारवादी तो है लेकिन उदारवाद का पिता नहीं है, ठीक है। उदारवाद का पिता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसने एक निरंकुश राजतंत्र का निर्माण किया, ठीक है। तो निरंकुशता का उदारवाद में कोई महत्व नहीं होता, निरंकुशता का विरोध होता है। लॉक को उदारवाद का पिता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि लॉक ने व्यक्ति के अधिकारों की बात की, साथ के साथ राज्य को सीमित करने की बात की, ठीक है। राज्य की शक्तियों पर नियंत्रण भी लगाया, राज्य की शक्तियों पर क्या किया? नियंत्रण लगाया। इसीलिए लॉक को उदारवाद का पिता कहा जाता है और हॉब्स को उदारवाद का पिता नहीं कहा जाता है, क्योंकि हॉब्स ने क्या कर दिया? लोगों के अधिकारों की रक्षा तो की। हॉब्स उदारवादी है बेसिकली, लेकिन हॉब्स ने एक निरंकुश राज्य बना दिया, इसीलिए उसको उदारवाद का पिता नहीं कहा जाता। चलिए आगे देखते हैं। उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको थोड़ी बहुत क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। जो चीजें आपको ना समझ में आए प्लीज आप कमेंट जरूर करें कि आपको क्या समझ नहीं आया और क्या चीजें आपको अच्छी लग रही हैं। ऑन द मेन पेज ऑफ लेवियाथन, हॉब्स हैज डिपिक्टेड it as a giant man or great man formed
बाई कमिंग टूगेदर ऑफ ऑल ह्यूमंस। ठीक है, उसने क्या किया, लेवियाथन के मेन पेज पर यह दिखाया कि सारे लोग इकट्ठा होकर के, है ना, गैदरिंग करके क्या कर रहे हैं, एक ह्यूमंस का गैदरिंग है, जिससे मिलकर एक क्या कहते हैं कि विराट मानव या एक सुपरमैन का निर्माण किया इन्होंने। सुपरमैन का लोगों ने निर्माण क्यों किया, लेवियाथन का निर्माण लोगों ने क्यों किया, क्योंकि लोगों को अपने प्राणों की सुरक्षा करनी थी, क्योंकि एक तो इंग्लैंड में भी अराजकता की स्थिति विद्यमान थी, और उसी अराजकता की स्थिति से प्रभावित होकर के हॉब्स ने सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया। सामाजिक समझौता कोई उसकी काल्पनिक तथ्य है, कोई काल्पनिक इमेजिनरी है, उसकी कोई वास्तविक चीज नहीं है। ठीक है, वास्तविक चीज क्या थी, इंग्लैंड का गृह युद्ध। अगर हम सामाजिक समझौते से तुलना करें तो इंग्लैंड के गृह युद्ध से हम करेंगे। ठीक है, सामाजिक समझौते चीज जैसे धरती पर कुछ भी नहीं था। हॉब्स ने सामाजिक समझौते को केवल इंग्लैंड की परिस्थितियों में वर्णन किया है, बस आप इतना सा समझ के चलेंगे कि जैसे इंग्लैंड में गृह युद्ध विद्यमान था, वैसे ही हॉब्स ने सोचा कि प्राकृतिक अवस्था भी ऐसी कोई आई होगी, सामाजिक समझौता किया होगा लोगों ने। ठीक है, तो ऐसा उसने एक कल्पना करके बताया बेसिकली। आगे देखते हैं, इसमें हॉब्स के राजनीतिक दर्शन का उल्लेख मिलता है किसमें, लेवियाथन में। हॉब्स के पॉलिटिकल जो फिलॉसफी है वो कहां पे देखने को मिलता है, इसमें लेवियाथन में, जो 1651 में लिखी गई थी। ठीक है, इसमें व्यक्ति व राज्य तथा धर्म व राज्य के आपसी संबंधों का वर्णन भी किया गया है। इसमें हॉब्स की लेवियाथन में बताया गया है कि व्यक्ति और राज्य में क्या संबंध है, धर्म और राज्य में क्या संबंध है। ठीक है, तो हॉब्स ने बताया कि व्यक्ति क्या है, व्यक्ति और राज्य में क्या संबंध है। ठीक है, तो हॉब्स ने कहा कि व्यक्तियों ने राज्य का निर्माण किया, किस लिए किया, अपने प्राणों की सुरक्षा के लिए। ठीक है, और दूसरी बात हॉब्स ने क्या बताया, हॉब्स ने कहा लेवियाथन में कि जो धर्म है जो, वो किसके अंडर में है, राज्य के अधीन हो जाएगा। क्योंकि उसका उद्देश्य क्या है, राज्य के अधीन धर्म को लाना उसका उद्देश्य इसलिए है क्योंकि वो अब नहीं चाहता कि जो धर्म का प्रभाव जो मध्य युग में था वो आधुनिक युग में भी बना रहे। ठीक है, इसलिए उसने राज्य की शक्तियों को आगे बढ़ाया और धार्मिक या पोप की शक्तियों को या चर्च की शक्तियों को उसने क्या किया है, नीचे किया है। ठीक है, मुकुट धारण किए गए लेवियाथन के दाएं हाथ में क्या है, तलवार है, और बाएं हाथ में क्या है, धर्मदंड है। ठीक है, दो चीजें हैं उसके, दाहिने हाथ में क्या है उसके, तलवार ले रखा है लेवियाथन, और बाएं हाथ में उसके धर्मदंड है। तलवार क्या है, राजसत्ता का प्रतीक है, और धर्मदंड क्या है, धर्म सत्ता का प्रतीक है। अर्थात लेवियाथन जो है राजनीतिक व धार्मिक दोनों मामलों में क्या है, सर्वोपरि है। यानी दोनों हाथ में उसके क्या है, राजनीतिक शक्ति भी है एक हाथ में, दूसरे हाथ में क्या है, धर्म की शक्ति है। ठीक है, तो यानी कि धर्म और राजनीति सारी चीजें किसके अंडर में आ जाएंगी, उस लेवियाथन के अंडर में आ जाएंगी। लेवियाथन का मतलब है उस राज्य के अंडर में आ जाएंगी। ठीक है, लेवियाथन को आप एक राज्य समझो, लेवियाथन कोई मनुष्य मत समझिए। ठीक है, तो राज्य के अंडर में उसने क्या कर दिया, राज्य के अंडर में उसने राजसत्ता को ला दिया, राज्य के अधीन उसने धर्म को भी ला दिया। ठीक है, तो ये उसने क्या जो है अपनी पुस्तक लेवियाथन में क्या बताया है कि राज्य के अंडर में क्या हो जाएगा, धर्म और राजसत्ता दोनों चीजें, ठीक है, राज्य के अंडर में होंगी। आगे देखते हैं, हॉब्स पॉलिटिकल फिलॉसफी इज मेंशन्ड इन दिस, it describes the mutual relation between the individuals and state and the religion and state. ठीक है, the crown leviathan has sword in right hand and scepters in the left hand. The sword is a symbol of royal power and the scepters is a symbol of religious power. ठीक है, that is leviathan is supreme. Leviathan is supreme is meaning of the state is supreme. स्टेट इज सुप्रीम। ठीक है, इन बोथ पॉलिटिकल एंड रिलीजियस मैटर। ठीक है, स्टेट क्या है, लेवियाथन क्या है, सुप्रीम है धार्मिक मामलों में, रिलीजियस मैटर में और पॉलिटिकल मैटर में। ठीक है, दोनों मामलों में क्या है, लेवियाथन क्या है, सुप्रीम है या स्टेट सुप्रीम है। उसी के हाथ, दोनों हाथ में क्या है, एक हाथ में उसमें पॉलिटिकल पावर को ले रखा है, दूसरे में रिलीजियस पावर को ले रखा है। तो जब जिसके हाथ में सारी शक्तियां हैं वो क्या है, वो सुप्रीम है कि धर्म सुप्रीम है या राज्य सुप्रीम। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीजें समझनी है। यानी कि लेवियाथन क्या है, सुप्रीम है, स्टेट इज सुप्रीम या और लेवियाथन इज सुप्रीम। इसीलिए देखो वेपर ने लिखा है कि हॉब्स की कृति, ठीक है, वेपर
ने लिखा है कि हॉब्स की कृति राजनीतिक विचारों के इतिहास में संपूर्ण संप्रभुता की प्रथम व्याख्या है। तो ये स्टेटमेंट है, आपको याद रखना है इसको, ठीक है। थॉमस हॉब्स धर्म व चर्च को किसके अधीन ला दिया है? राज्य के अधीन ला देता है। धर्म को भी राज्य के नियंत्रण में ला दिया और चर्च को भी राज्य के नियंत्रण में ला दिया। ऐसा उसने क्यों किया? क्योंकि हॉब्स के ऊपर विज्ञान का प्रभाव है, हॉब्स के ऊपर गैलीलियो का प्रभाव है, हॉब्स के ऊपर डेकार्टे का प्रभाव है। ये सब वैज्ञानिक विचारक, ठीक है, ये सब वैज्ञानिक है। तो हॉब्स कहीं ना कहीं विज्ञान से प्रभावित है, विज्ञान से प्रभावित है, तो ये धर्म को, चर्च को, अंधविश्वासों को, रूढ़ियों को, परंपराओं को नहीं मानता है ये, ठीक है। ये हॉब्स जो है मध्ययुगीन जो परंपराएं थी, मध्यकाल की जो परंपराएं थी, ठीक है, मध्यकाल में जो परंपराएं विद्यमान थी उसका इसने विरोध किया है। तो इसीलिए इसने कहा कि एक तो इसने धर्म और चर्च को राज्य के अधीन इसलिए लाया क्योंकि अब ये विज्ञान से प्रभावित है, पहली बात। दूसरी बात क्या समझनी है आपको? पहली बात आपको समझना है कि ये विज्ञान से प्रभावित है, विज्ञान से प्रभावित होकर इसने धर्म और चर्च को राज्य के अधीन ला दिया। दूसरी बात आपको समझनी है क्योंकि ये मध्ययुगीन परंपराओं को क्या करता है? मध्यकालीन परंपराओं को ये नकारता है। तीसरी बात, यह नहीं चाहता कि इंग्लैंड में दोबारा गृह युद्ध हो, इंग्लैंड में दोबारा से राजतंत्र और धर्मतंत्र के बीच में युद्ध फैले। तो ये कह रहा है कि सारे पावर किसके अंडर में होने चाहिए? एक राजा या एक राजनीतिक सत्ता के अंडर में, या राज्य के अधीन सारी शक्तियां होनी चाहिए, या राज्य के अधीन कह लें या कह लें कि एक लेवियाथन के अधीन सारी शक्तियां होनी चाहिए, ठीक है। तो ये उसका उद्देश्य है कि चर्च और धर्म को जो राज्य के अधीन लाना, लेवियाथन के अधीन लाना, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि दोबारा से जो है अराजकता की स्थिति ना आए, दोबारा से गृह युद्ध ना होने पाए। इन सब चीजों के ऊपर वो डिस्कस करके तब जाके वो एनालाइज करता है, वैज्ञानिक तरीके से सारी चीजों का परीक्षण करता है, तब वो जो है एक विश्लेषण निकालता है, एक लेवियाथन बुक लिखता है। ऐसे नहीं लिखता, सारी चीजों का एक सिस्टमेटिक वे में अध्ययन करता है, तब वो लिखता है, ठीक है। थॉमस हॉब्स के शब्दों में देखिए, थॉमस हॉब्स के शब्दों में क्या है? चर्च जो है कॉमनवेल्थ के अधीन अन्य संगठनों जैसा ही एक संगठन होगा। कॉमनवेल्थ का मतलब देखिए, यहां पे हॉब्स ने राज्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? राज्य के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। हॉब्स ने डायरेक्टली राज्य कहीं भी नहीं किया शब्दों का प्रयोग। तो हॉब्स ने राज्य के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है? कॉमनवेल्थ किया है। तो हॉब्स ने कहा कि कॉमनवेल्थ के अंडर में ही चाहे कोई भी संगठन हो, ठीक है, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो कोई धार्मिक संस्था हो, सभी, ठीक है, एक जैसे संगठन होंगे जो कॉमनवेल्थ के अंडर में आएंगे, ठीक है। तो यहां पे चर्च हो चाहे कोई भी संस्था हो, सभी क्या है? राज्य के अधीन होंगी और सभी एक समान संगठन के जैसे होंगे। Hence Weber writes that Hobbes' work is the first explanation of absolute sovereignty in the history of political thought, ठीक है। तो सेबाइन वेपर कहता है कि हॉब्स ने पहली बार जो है संप्रभुता के विचारों को, सॉवरेंटी के, एब्सोल्यूट सॉवरेंटी के विचारों को हिस्ट्री में पहली बार इसने डिफाइन किया है, एक्सप्लेनेशन किया है। थॉमस हॉब्स सबऑर्डिनेट्स रिलीजियन एंड द चर्च टू द स्टेट, ठीक है। चर्च और रिलीजियन को किसके सबऑर्डिनेट में रखता है? वो स्टेट, सॉरी, चर्च एंड रिलीजियन को वो स्टेट के सबऑर्डिनेशन में रख देता है। इन द वर्ड ऑफ थॉमस हॉब्स, द चर्च इज एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन अंडर द कॉमनवेल्थ। तो हॉब्स कहता है कि जैसे अन्य ऑर्गेनाइजेशंस हैं वैसे ही क्या है, एक चर्च भी ऑर्गेनाइजेशन है जो राज्य के अधीन है। तो सीधी सी बात है, चर्च कोई इतना महान ऑर्गेनाइजेशन, महान संस्था नहीं है जो राज्य से सर्वोच्च है। तो उसने बोला कि राज्य के अधीन ही, कॉमनवेल्थ के अधीन ही क्या है, कॉमनवेल्थ के अंडर में ही सारी संस्थाएं आती हैं, चाहे वो चर्च की हो, चाहे पोप की हो, चाहे कोई सी भी संस्था हो, ठीक है। सभी संस्थाएं क्या हैं? राज्य के अंडर में है, स्टेट के अंडर में है। तो उसने डायरेक्टली स्टेट शब्द का प्रयोग नहीं किया, आप ध्यान रखेंगे, स्टेट की जगह उसने कॉमनवेल्थ का प्रयोग किया है, कॉमनवेल्थ यूज किया इसने, ठीक है। हॉब्स के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग करता है, सॉरी, हॉब्स राज्य के लिए किस शब्द का प्रयोग करता है? कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग करता है। यही 4-5 स्टेटमेंट आपको दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन नहीं है, ठीक है, सही नहीं है। हॉब्स जो है पॉप के संबंध में कहता है कि पॉप बीमार रोमन साम्राज्य का भूत है जो रोमन साम्राज्य की कब्र पर क्या हुआ है? बैठा हुआ है। तो ये हॉब्स का स्टेटमेंट है। कुछ बच्चों के कमेंट रहते हैं कि
कि सर आप कुछ क्या कहते हैं कि स्टेटमेंट ऐड नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो DT+B की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ तो ऐसे हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर नेट JRF अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो पॉलिटिकल साइंस से जुड़ा हुआ है। तो मैंने सारी चीज़ों को एनालाइज किया है और एक सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, जिसमें आपको कुछ फैक्चुअल डेटा भी दिख जाएंगे, कॉन्सेप्ट भी दिखेंगे, बुक्स भी दिखेंगी, कोटेशंस भी दिखेंगे, ठीक है, वो सारी चीज़ों का एक आपको यहाँ पे समराइज में सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। बाकी अगर जो चीज़ें इसमें नहीं ऐड होंगी वो आप टेस्ट सीरीज जब लगाओगे ना, टेस्ट सीरीज जब लगाओगे तो आपको वहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और PYQ आप जरूर लगाते रहें, ठीक है, क्योंकि PYQ से हर एग्जाम में लगभग अगर 100 क्वेश्चन है तो वहाँ पे लगभग 20 क्वेश्चन तो रिपीट होना ही होना है, ठीक है, तो PYQ बहुत जरूरी है, ये चीज आप समझ के चलेंगे। और ये आप अपने मन में एक विश्वास बना के चलें कि ये जो नोट्स है वो आपको आपके एग्जाम तक, आपके गंतव्य तक, आपके जो लक्ष्य हैं उसको भेदने में बहुत ही परफेक्ट साबित होने वाली है। और दूसरी बात, आपको एक चीज और समझना है कि कोई भी नोट्स, ठीक है, कोई भी बुक कभी भी परफेक्ट नहीं होती, ठीक है, एक बुक्स में, एक नोट्स में सारी चीजों को समराइज नहीं कर सकता, ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। और आप ये मान के चलेंगे कि जो नोट्स है जो आपके पास है वो क्या है, परफेक्ट है, वो कंप्लीट है, आप इन चीज़ों से एग्जाम अपना क्लियर कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, किसी की नोट्स पढ़ो, आप किसी का भी टेस्ट सीरीज लगाओ, ठीक है, कुछ भी करो, कोई सा बुक्स पढ़ो, आप ये देखो कि जो PYQ हैं, जो टेस्ट सीरीज हैं, उनसे हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। अगर आप किसी भी मेरी नोट्स पढ़ के आप PYQ बना ले रहे हैं, मेरी नोट्स पढ़ के आप टेस्ट सीरीज लगा ले रहे हैं, क्वेश्चन सही कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि नोट्स में भाई कुछ ऑथेंटिसिटी है, नोट्स में कंटेंट अच्छा है। और दूसरी चीज कि नोट्स जो है वो ऑथेंटिक होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी नोट्स पढ़े जा रहे हैं, उठाए जा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों का थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ों का थोड़ा सा और हम ध्यान में रखेंगे और इसके बाद हम सेकेंड पार्ट का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि वीडियो यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी होने वाली है। हॉब्स के लेवियाथन के संबंध में कुछ कथन कहे गए हैं, कुछ स्टेटमेंट बोले गए हैं, ठीक है, उसके बारे में हम देखते हैं। माइकल ऑक्सफोर्ड, ठीक है, रूढ़िवादी विचारक, ठीक है, माइकल ऑक्सफोर्ड, देखते हैं यहाँ पे, लेवियाथन अंग्रेजी भाषा में लिखी गई राजनीतिक दर्शन की महानतम और संभवतः एकमात्र अति उत्तम रचना है। तो ये माइकल ऑक्सफोर्ड कहता है किसके बारे में, हॉब्स के लेवियाथन के बारे में, जो कब लिखी गई, 1651 में लिखी गई, ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं। माइकल ऑक्सफोर्ड ने हॉब्स को बुर्जुआ बाजार समाज के लिए इतिहास का लेखक बताया है तथा हॉब्स के प्राकृतिक व्यक्ति को उखड़ा हुआ मनुष्य बताया हुआ है, ठीक है, तो ये चीजें क्या है, कुछ कोटेशंस हैं, आपको इनको एज इट इज याद रखने हैं। माइकल ऑक्सफोर्ड लेवियाथन इज द ग्रेटेस्ट एंड परहैप्स द ओनली मास्टरपीस ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी ओवर द रिटेन इन द इंग्लिश लैंग्वेज। फिर नेक्स्ट है, माइकल ऑक्सफोर्ड कॉल्स हॉब्स द राइटर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ बोर्जुआज मार्केट सोसाइटी एंड डिस्क्राइब हॉब्स नेचुरल मैन एज अ मैन अपरूटेड, ठीक है, तो ये चीजें आपको थोड़ी सी याद रखनी है। जो चीजें मैं कहता हूं याद रखने वाली है, आप उसको रट लो, पेज में लिख लो, नोट्स बना लो, क्योंकि हो सकता है आप, बहुत सारे बच्चे होंगे ऐसे जिसने बीएड कर रखा होगा, कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं पीजीटी की, तो उसमें आपको यहाँ से काम आने वाली चीजें बहुत ज्यादा मिल जाएंगी। और एक दूसरी बात थोड़ी सी एंटरटेनमेंट की है कि आज 5 सितंबर है, ठीक है, टीचर्स डे है, तो आपको कोचिंग से ऑफर मिल रहे होंगे कि 50% ऑफ है, 60% ऑफ है, 70% ऑफ है। चीज़ों के पीछे आप मत पड़िए, आप अपनी तैयारी खुद से करिए। जो चीज़ें नहीं हैं, जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही, मैं उसके लिए आपके लिए 24/7 अवेलेबल हूँ, ठीक है, यहाँ तक कभी भी आप कॉल कर सकते हैं, कभी भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है, जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही उसके लिए मैं अवेलेबल हूँ। लेकिन आप प्लीज़ अपना पैसा वेस्ट मत कीजिए, ठीक है, आप सेल्फ स्टडी कीजिए, सबसे बढ़िया है, नोट्स देखिए, पढ़िए बुक से, वीडियो देखिए, हाँ, लेकिन आप अगर ये देखिए, कोई पॉलिटिकल साइंस कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब देखो, हॉब्स के बारे में कहानी है पूरी तरीके से समझ, इस कहानी को आपको समझना है, इस कहानी को याद रखना है, कोई मैथ थोड़ी यार कि सवाल सॉल्व करने हैं आपको, चीजें नहीं समझ में आ रही, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस एक्स, क्या चीज, वहां पे थोड़ा सा टेक्नोलॉजी, वो थोड़ी सी
स्ट्रेटजी लगानी होती है, फॉर्मूलेज होते हैं, वहां पे तो मुश्किलें होती हैं, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन इसमें तो कोई रूल नहीं होता, कोई रेगुलेशन नहीं है, आपको बस कहानी की तरह लिखा हुआ है कि यार अकबर एक राजा था, ठीक है। अब इसमें बताओ अकबर एक राजा था, इसके बारे में क्या आप कौन से हिस्ट्री के लिए आप कौन सी कोचिंग करोगे? कोई कोचिंग की जरूरत होती है? मैं तो नहीं समझता कोई कोचिंग पॉलिटिकल साइंस की जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। तो इसके बारे में क्या आपको रटना है, समझना है चीजों को। हाँ, जो बेसिक चीजें आपको जहां पे थोड़ा सा डाउट लग रहा है उसके लिए तो मैं कोर्स आपको पढ़ा ही रहा हूँ फ्री में। इतनी चीजें आपको एनफ होनी चाहिए आपके लिए, और आपको अपनी पोटेंशियल खुद डेवलपमेंट करना चाहिए, कभी भी डिपेंडेंसी आप मत बनाओ किसी के ऊपर, ठीक है। ये चीज भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो क्लेरेडन है एक थिंकर, इन्होंने लेवियाथन को क्या बोला? लेवियाथन को शैतान की आत्मा कहा, इसलिए इन्होंने इसे जला दिया, ठीक है। लेवियाथन को किसने जलाया? क्लेरेडन ने जलाया, ठीक है। क्लेरेडन कहता है कि मैंने कभी भी ऐसी पुस्तक नहीं पढ़ी जिसमें विद्रोह, विश्वासघात और धर्मद्रोह इतनी अधिक मात्रा में विद्यमान हो या इतनी अधिक मात्रा में हो। तो ये कौन बोलता है, किसका स्टेटमेंट है? क्लेरेडन का स्टेटमेंट है। फिर आगे क्लेरेडन क्या कहता है? कहता है कि हॉब्स का दर्शन विद्रोह की प्रश्नोत्तरी है। क्या है? हॉब्स का दर्शन क्या है? विद्रोह की प्रश्न उत्तरी है। तो इस तरीके से जो है कुछ स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं। क्लेरेंडन कॉल्स लेवियाथन द स्पिरिट ऑफ शैतान, सो दे बर्न इट, ठीक है। इसने लेवियाथन को क्या कर दिया? बर्न कर दिया, जला दिया, ठीक है। क्लेरेंडन सेज आई हैव नेवर रीड अ बुक दैट कंटेन्स सो मच ट्रीजन, बेट्रियल एंड सेडिशन। क्लेरेंडन हॉब्स फिलोसफी इज अ क्वेश्चन ऑफ रिबेलियन, ठीक है, रिबेलियन। तो हॉब्स की फिलोसफी क्या है? हॉब्स की फिलोसफी जो है, क्लेरेंडन कह रहा है कि ये रिबेलियन से क्वेश्चन पूछ रही है, विद्रोहियों से प्रश्न कर रही है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ स्टेटमेंट होते हैं, तो उनको आपको याद रखना है। बहुत ज्यादा इसमें लॉजिक नहीं लगाना आपको, लॉजिक इसमें आप बहुत लगाएंगे तो बहुत ज्यादा कुछ निकलने वाला नहीं है, ठीक है। तो आप जो चीजें मैं एज इट इज कह रहा हूं याद कर लो, वो याद कर लो। लेवियाथन पॉप की भाषणबाजी व लीला का क्या है? षड्यंत्र है, क्लेरेडन ने बोला है। लेवियाथन लेवियाथन क्रॉम्वेल की चापलूसी में लिखा गया ग्रंथ है, ऐसा कौन बोल रहा है? क्लेरेडन कह रहा है। नोट करके यहाँ पे है कि 1683 में लेवियाथन व डी सीवे को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में क्या किया गया था? जलाया गया था, जला दिया गया था। वाहन एक थिंकर है, वाहन कह रहा है इसे एक प्रभावहीन और परिणामहीन ग्रंथ बताता है। कौन? वाहन। तो ये चीजें आपको स्टेटमेंट याद रखने हैं, खास करके ये स्टेटमेंट उनके लिए हैं जो पीजीटी और जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। जो बिहार पीजीटी या अदर एग्जाम की पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, ये स्टेटमेंट वहां पे आते हैं एग्जाम में, तो उसको आप याद रख लेंगे। लेवियाथन इज अ कॉन्स्पिरेसी ऑफ द पोप्स ऑरेटोरी एंड प्लीजर, ये कह रहा है क्लेरेंडन। लेवियाथन इज द ट्रिटाइज फ्लैटरिंग क्रॉम्वेल। Note in 1683, Leviathan and D. Civey were burnt at Oxford University. वाहन कहता है calls it an ineffective and fruitless treatise, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं, इसके बाद हम इसको स्किप करेंगे इस क्लास को यहीं पे। 1857 में ब्रिटेन की पार्लियामेंट्री कमेटी ने लेवियाथन को क्या बोला? नास्तिकता की सबसे जहरीली रचना कहा। अब कभी कभी यह आ जाता है कि ब्रिटेन की लेवियाथन को किसने सबसे जहरीली या सबसे नास्तिकता की सबसे जहरीली रचना कहा है? तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट्री कमेटी ने खुद ही यह बोला है। ब्रेमहिल कहता है यह ग्रंथ सबको आग लगा देने वाला है, इसने जितनी गड़बड़ी पैदा की है उतनी वनस्पतियों के बगीचे में सुअर भी पैदा नहीं करता, ठीक है। यानी ब्रेमहिल कह रहा है कि यह ग्रंथ ऐसा है जिसने सब कुछ उथल पुथल कर दिया है, यहां तक कि इसने इतना उथल पुथल किया है कि अगर मान लो सुअर जहां पे रहता है, सुअर भी उतना उथल पुथल नहीं करता जितनी कि इस लेवियाथन ने उथल पुथल कर रखी है सारी चीजों का। क्राउले कह रहा है कि नास्तिकतावादी हॉब्स जो है मेल्सबरी का शैतान है, ठीक है। नास्तिकतावादी हॉब्स क्या है? मेल्सबरी का शैतान है, ऐसा क्राउले ने बोला है। स्टेटमेंट है, एज इट इज याद रखना है। इन 1857 ब्रिटिश
parliamentary committee called Leviathan the most poisonous work of atheism? ब्रैमहिल क्या बोलता है? It is a book of incendiary nature and has wrought more mischief than pigs in a botanical garden. ठीक है. फिर कावले क्या बोलता है? The atheistic Hobbes is a devil of Malmesbury. ठीक है. तो ये चीजें आपको कोटेशन याद रखनी है, इसमें बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना है आपको. तो इस तरीके से हम अपने आज की वीडियो की समाप्ति यहीं पर करेंगे और अगले पार्ट में हम देखेंगे हॉब्स के चिंतन पर किन किन परिस्थितियों ने, कौन कौन सी ऐसी घटनाएं थी जिन्होंने हॉब्स के चिंतन पर प्रभाव डाला. ठीक है. तो ये सारी चीजों को हम स्टडी करेंगे और देन हॉब्स की अध्ययन पद्धति को पढ़ेंगे. बहुत सारी चीजें हैं जो हम डिटेल में करेंगे आने वाली वीडियो में. और वीडियो अगर आप लोग व्यूज अच्छा लाओगे, सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे, तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं 1-2 वीडियो पर डे डालूंगा फिर. ठीक है. व्यूज के ऊपर रहेगा. अगर व्यूज नहीं आएगा तो इस तरीके से चीजें कम होती जाएंगी, तो थोड़ा सा डिमोटिवेट भी होता है टीचर. ठीक है. तो आप लोग थोड़ा सा इसको सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करिएगा. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए, और जो एग्जाम आपका हो गया उसको आप छोड़ दीजिए पीछे. अब अपने नए एग्जाम की तैयारी करिए, दिसंबर में आने वाले एग्जाम की तैयारी करिए और मेरे साथ जुड़ जाइए. और कंप्लीट कोर्स के लिए आप यहां से चीजों को देख सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.